हे गाइस, अपनी इस नई सीरीज में जिसमें मैं आपको हर टैक्स के चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा रहा हूं, आइए उसी सिलसिले में आज हम मिलते हैं पीजीबीपी से। पीजीबीपी के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, ऑब्वियसली पीजीबीपी की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए तो वो डेप्रिसिएशन है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ पीजीबीपी इन योर सिलेबस वुड बी प्रॉब्ली डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट होता है, आप सबको याद होना चाहिए। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अपने लिख देते हैं, फिर हम करते हैं ऐड परचेजेस। अब ये परचेजेस ऐड करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो अलग अलग कैटेगरी में आप परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है वो? कैटेगरी ए में आप रिकॉर्ड कीजिए उस परचेज को जो आपने इसी साल की और इसी साल आपने उसे पुट टू यूज भी कर दिया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे ताजा परचेज कह देते हैं। इसी साल खरीदा और इसी साल यूज करना स्टार्ट कर दिया। कैटेगरी बी में वो परचेज आती है जिसे शायद आपने खरीदा तो किसी पुराने साल में था, बट क्योंकि उसने इस साल आपने उसे पुट टू यूज किया है, इसीलिए ब्लॉक में एंट्री वो इस साल लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी ए में वो परचेज है जो ताजा परचेज है, इसी साल खरीदा है और इसी साल पुट टू यूज किया है। कैटेगरी बी में वो परचेज आती है जो आपने कभी किसी और वर्ष में की थी, लेकिन आपने उसे तब पुट टू यूज नहीं किया था, आज इस साल आपने उसे पुट टू यूज किया है, तो वो ब्लॉक में एंट्री अब ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ बासी परचेज। कैटेगरी बी, परचेज इन सम प्रीसीडिंग ईयर बट पुट टू यूज दिस ईयर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको याद है कि डेप्रिसिएशन में 95% ऑफ द टाइम्स आप हमेशा डेप्रिसिएशन लेते हैं पूरे के पूरे साल का। आपको कोई 11 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 7 महीने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप हमेशा डेप्रिसिएशन पूरे साल का लेते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे। हाउएवर, एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आप हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लेते हैं, और वो सिचुएशन कब आती है? 180 डेज से कम, या 180 डेज से कम अगर आपने किसी एसेट को पुट टू यूज किया है इस साल। इफ एन एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो फिर आप उसके ऊपर हाफ ईयर डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो फिर आप उसके ऊपर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लेते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये 180 डेज वाला क्लॉज, ये हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन वाला क्लॉज सिर्फ और सिर्फ ताजा परचेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी कैटेगरी बी वाली जो परचेज थी आपने, जिसे किसी पुराने साल में खरीदा था, उसे आप अगर इस साल पुट टू यूज करते हो, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कभी भी आप उसे पुट टू यूज करते हो, महीना यूज करते हो या 11 महीना यूज करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लेना होता है। सिर्फ ताजा परचेज पे आप हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेस सेल्स में, चाहे स्क्रैप वैल्यू है या आपने अगर उसे ट्रांसफर किया है तो उसका सेल्स वैल्यू लेस कर दीजिए। इनको लेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है उसे हम प्यार से बुला रहे हैं एबीसी। इस वैल्यू का नाम हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स आपको इसी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। और आप सब जानते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे तो सम में मेंशन्ड होगा, बट जो कुछ प्राइम इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपको याद ही करके जाना है, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इंटेंजिबल पे क्या डेप्रिसिएशन होता है, परमानेंट हाउस है तो क्या होगा, टेम्पररी नेचर का हाउस है तो क्या होगा, तो वो याद करके जाना है। डेप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ ही कंटिन्यूएशन में दूसरा पॉइंट है कि कब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो सिर्फ दो ही ऐसी सिचुएशंस हैं बच्चों जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। पहला, अगर ये जो एबीसी था, एबीसी यानी कि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन, अगर इसकी वैल्यू निल आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि अगर वैल्यू डब्ल्यूडीवी ही अगर जीरो हो गया या नेगेटिव हो गया, तो फिर डेप्रिसिएशन आप चार्ज किस पे करेंगे? आप जानते हैं कि आप यहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंडिविजुअल एसेट से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, और अगर पूरे ब्लॉक की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निल आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो फिर आपको वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। इनफैक्ट जो नेगेटिव वैल्यू है
वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का काम करेगी, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। आपको आई एम श्योर ये बात पता होगी कि कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट, चाहे वो पर्सनली लॉन्ग टर्म नेचर का हो या शॉर्ट टर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे होने वाला गेन या लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर का ही माना जाता है। दूसरी सिचुएशन जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते वो होती है जब एबीसी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, एबीसी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन आपके ब्लॉक में कोई रियल एसेट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में एक्स और वाई नाम के दो एसेट थे और आपने इस साल कुछ नया परचेज नहीं किया और इनफैक्ट आपने एक्स एंड वाई दोनों को बेच दिया, अब भले ही आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपके ब्लॉक में कोई रियल एसेट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में जो ये पॉजिटिव वैल्यू बच गई थी वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। दैट्स द एंड ऑफ टॉपिक 1 फ्रॉम पीजीबीपी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है 44AA और 44AB। 44AA का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। कौन से ऐसे एसेसीज हैं जिनके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होता है, इसे हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि एक एसएससी को कितने समय तक के लिए एसेट्स को अपने पास में रखना है, सॉरी अकाउंट्स को अपने पास में मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से रहिएगा, आपको ऑप्शंस में 6 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ एवाई भी दिया जा सकता है या फिर 7 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ पीवाई भी कह सकते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप देखें तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में 1 साल का फर्क होता है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में या तो 6 साल या 7 साल आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो आप कितने साल के लिए अकाउंट्स को प्रिजर्व करें, देखिए प्रीवियस ईयर में आपको प्रिजर्व करना है 1 साल हो गया ये, असेसमेंट ईयर में आपको प्रिजर्व करना है 2 साल हो गए ये, और फिर यहां से 6 इयर्स। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप एसेट्स प्रिजर्व तो 8 साल के लिए करते हो, लेकिन आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो आंसर आप बताएंगे 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। इससे मिलता जुलता ही जीएसटी में होता है, वहां पे आपको बताया जाता है 72 मंथ्स तक आपको एसेट्स को, अब बार बार मैं एसेट क्यों बोल रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट की जगह, आई एम वेरी सॉरी, 72 मंथ्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना होता है जीएसटी में। वहां पे 72 मंथ्स की गिनती होती है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जो कि ऑब्वियसली आपको याद है 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर होता है। चलिए, पेनल्टी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई 44AA की बात नहीं मानता है तो उस पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब सवाल आ जाता है कि कौन से वो लोग हैं जिनको 44AA के तहत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आप देखिए, आप इसे समझ सकते हैं कि टोटल लोगों को आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहले आप बता दीजिए वो लोग जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मूवी एक्टर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अदर प्रोफेशन में इंगेज्ड है या फिर बिजनेस में इंगेज्ड है, तो हम इसे याद रखने के लिए सिंपल तरीके से कह देते हैं कि भाई ये हो गए पढ़े लिखे लोग और ये हो गए जाहिल लोग। अब पढ़े लिखे लोगों में 2 कैटेगरी हो सकती है, एक अमीर और एक गरीब। इसी तरीके से जाहिलों में भी 2 कैटेगरी हो सकती है, एक अमीर और एक गरीब। तो अब जो पढ़ा लिखा भी है और अमीर भी है, उसे रूल 6F के अनुसार सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जो गरीब है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसे कुछ मेंटेन नहीं करना, उसे बोल दिया जाता है तेरे जो जी में आए कर, तुझे कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो 2 लोग हैं उनको बस इतना अकाउंट्स मेंटेन करना है, इतना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है कि एओ अगर चाहे तो उनकी इनकम को कंप्यूट कर पाए, एओ अगर चाहे तो उनकी इनकम को
कंप्यूट कर पाए। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। अब अपने स्पेसिफिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं बच्चों कि सर अमीर की क्या परिभाषा है, गरीब की क्या परिभाषा है। तो आइए फटाफट देखते हैं। अगर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर आपका ग्रॉस रिसीट, प्रोफेशन में ऑब्वियसली टर्नओवर की जगह रिसीट बोलते हैं, अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख रुपए को एक्सीड करता है इन 3 out of 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये पी का मतलब हो गया ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग ईयर से पहले के जो 3 साल थे, तीनों के तीनों सालों में अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख रुपए को एक्सीड करता है तो आप अमीर वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप है, तो अगर जिस साल में शुरू किया गया उस समय आपको लग रहा है कि लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख है, तो भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। चलिए जी, अब गरीब की परिभाषा क्या हो जाएगी, वही जिसका 1.5 लाख रुपए का ग्रॉस एसेट्स एक्सीड नहीं होता है, तो फिर उसे कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी जहां पे बिजनेस और अदर प्रोफेशन थे। यहां पे भी अमीर और गरीब की कैटेगरी है। यहां अमीर हम किसे मानते हैं सर, जिसका नेट प्रॉफिट 1.2 लाख को एक्सीड हो जाए, या फिर जिसका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 लाख रुपए को एक्सीड हो जाए। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर था 3 out of 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यहां पे है एनी 1 out of the 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दोनों जगह पे नए बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लाइकली टू एक्सीड वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के लिए, तो ये 1.2 लाख की जगह आपको 2.5 लाख पढ़ना है, और ये 10 लाख की जगह पे आपको 25 लाख से पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना होगा, आप क्या है कि याद करके जाएंगे 44AA में, हमें याद है कि 1.2 लाख 10 लाख, 1.2 लाख 10 लाख, 1.2 लाख 10 लाख, बट अगर आप एसएससी को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं कि वेदर वो एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1.2 की जगह 2.5 लाख की लिमिट होती है, और 10 लाख की जगह पे 25 लाख रुपए की लिमिट होती है। तो अगर ऐसा एक्सीड हो रहा है तो फिर आपको इतना रिकॉर्ड्स तो कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा कि असेसिंग ऑफिसर आपका इनकम कंप्यूट कर सके। लास्ट कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि जिसका ये टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड नहीं होता, उसको बोलते भाई जी ले अपनी जिंदगी, तेरा तो शनि भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे पास ना तो कोई टर्नओवर है ना कोई इनकम है। चलिए, तो 44AA आई होप आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। 6 साल 25,000 रुपए, 4 कैटेगरी, एक पढ़ा लिखा, एक जाहिल, पढ़े लिखे में अमीर गरीब, जाहिल में अमीर गरीब। पढ़े लिखे में अमीर का परिभाषा हो जाता है कि ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख को एक्सीड करे 3 out of 3 प्रीवियस ईयर में, और जाहिल में अमीर व्यक्ति वो हो जाएगा जिसका या तो नेट प्रॉफिट 1.2 लाख को एक्सीड हो रहा है, या फिर टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख को एक्सीड हो रहा है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1.2 की जगह पे 2.5 लेना है, और 10 की जगह पे 25 लेना है। वेरी गुड, मूविंग अहेड। अब 44AA से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट इज 44AB, यानी कि ऑडिट भी करवाओ। ऑडिट भी करवाओ। तो किसे ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है कि भाई बिजनेस को ऑडिट करवाना पड़ जाता है अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है। हर बिजनेसमैन के लिए टैक्स ऑडिट, आपने जो कंपनी वगैरह में ऑडिट पढ़ा है वो अलग है, ये टैक्स ऑडिट है। स्पेसिफिकली 44AB के तहत टैक्स अथॉरिटीज के लिए ऑडिट करवा रहे हैं आप। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपको 44AB के तहत टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर आपका कैश का लेन देन, यानी कि आपके रिसिप्ट पेमेंट जो हैं, वो कैश का जो कंपोनेंट है वो 5% को एक्सीड नहीं करता, आप चाहे तो ऐसा पढ़ लो कि बैंक के थ्रू 95% मूव हो रहा है, या फिर ऐसा पढ़ लो कि कैश जो है वो 5% को एक्सीड नहीं करता, तो फिर 10 करोड़ को अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा तो ही आप पे ऑडिट की लायबिलिटी आएगी। मेरा दिल कहता है कि इस बार आपको इस पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख को एक्सीड करती है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। कब तक ऑडिट करवाना पड़ेगा? 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक। अगर आप 44AB का प्रोविजन नहीं मानते हैं, वहां पे किसी प्रकार की भूल करते हैं, तो आपको 0.5% ऑफ टर्नओवर
या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगेगी। यानी कि टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स का आधा % या फिर 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगेगी। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर सेक्शन 44AB, तो आंसर 1.5 लाख रुपए आएगा। 44AB आई होप आपको समझ में आ गया। बिजनेस के केस में 1 करोड़, 5% से ज्यादा कैश में डीलिंग नहीं है तो 10 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 lakhs। चलिए लेट्स मूव अहेड। द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक फॉर पीजीबीपी जो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा वो है प्रिजम्पटिव इनकम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। इन दिस वी आर गोइंग टू रिवाइज 3 सेक्शंस। 44AD के बारे में बात करेंगे, 44ADA के बारे में बात करेंगे एंड 44AE के बारे में बात करेंगे। 44AD जो है बड़े ध्यान से देखिएगा, ओनली इंडिविजुअल HUFN फर्म्स के लिए, यानी कि ना तो इसका लाभ LLP ले सकता है और ना ही इसका लाभ कंपनी ले सकता है। LLP और कंपनी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम का बेसिक फंडा आप लोगों को पता है बच्चों की प्रिजम्पटिव इनकम इसलिए बनाया गया ताकि जो छोटा व्यापारी है, बहुत बड़े स्तर का बिजनेस जो नहीं करता है, उसके ऊपर अनायास जो आपने कंप्लायंस का बर्डन डाला है उसे कम कर दिया जाए, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का प्रेशर उसका रिलैक्स कर दिया जाए। तो उसे कहा जाता है कि देख भाई, अगर तेरा टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, बहुत इजी होता है बच्चों के लिए कंफ्यूज हो जाना। 44AB में आपने पढ़ा 1 करोड़ 50 लाख, यहां पे है 2 करोड़, तो कई बार आपकी लिमिट्स इधर से उधर हो जाती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 44AD, AD में आता है 2 करोड़, AD, D से होता है 2, तो AD में आता है 2 करोड़, ठीक है। और 44AB जो था वहां पे आता है 1 करोड़ और 50 लाख। चलिए दूसरा, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई एजेंसी कमीशन का बिजनेस कर रहा है, ब्रोकरेज से कमा रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला व्यक्ति है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो आपने 44AA में देखा, 44AA में आपने देखा कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, या फिर मूवी इंडस्ट्री के लोग हो गए, ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं, वो 44AD का लाभ नहीं ले सकते। अजीब लगेगा ना, एक कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है कि भाई नहीं, मुझसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होंगे, तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। या फिर कोई एसएससी अगर 44AE वाले बिजनेस में एंगेज है, यानी कि ट्रक वाले बिजनेस में अगर एंगेज है, तो उसके लिए अलग से सेक्शन बनाया है AE, तो ऑब्वियसली आपको AD में उसे ऑप्शन नहीं देंगे। नॉन रेसिडेंट एसएससीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कंपनी और LLP के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो इसके अलावा कौन बचा? इंडिविजुअल बचा, HUF बचा, फर्म बचा जिसका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता और वो ना ट्रक के बिजनेस में है ना ब्रोकरेज के बिजनेस में है, तो वो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्या प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 8% ऑफ टर्नओवर पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 8% 6% का वेरिएशन पूछा जा चुका है, बट इस बार मुझे लगता है कि आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वहां पे ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR का महत्व होगा। तो आपको क्या पूछेंगे? आपको बैंकिंग चैनल का बात बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बोलेंगे कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ज्यादा पैसा आया, बट आपको ये देखना होगा कि कितना पैसा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक आ गया। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR आपको पता है, JON अपने पढ़ते हैं, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। तो आपको ये देखना है कि जिन लोगों का ITR भरने से पहले जितना बैंकिंग चैनल से आ गया था ना, सिर्फ उसी पे 6% लिया जाएगा। तो मान लीजिए आपका टोटल टर्नओवर था 1.5 करोड़ और आपको बोला कि भाई इसमें से 50 लाख जो है वो कैश के थ्रू आया और 60 lakhs जो है वो चेक के थ्रू आया, और इसकी डेट आपको बता दी कि भाई ये आ गया आपके पास में 31 मई को, 31 मई को आ गया। आपका जो 40 लाख रुपया है ये आपको मिला 12 दिसंबर। 31 मई जो मैं बता रहा हूं वो भी असेसमेंट ईयर का है, 12 दिसंबर भी जो है वो असेसमेंट ईयर का है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि भले ही बैंकिंग चैनल के थ्रू 1 करोड़ रुपया आया है, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR से पहले पहले तक सिर्फ 60 लाख रुपया ही आया है। तो आप क्या करेंगे? 60 पे 6% ले लेंगे, यानी कि 3.6 लाख, और रिमेनिंग 90 पे आप ले लेंगे 8%, 9 8 72, तो वो हो जाएगा 7.2 लाख। तो टोटल आपका 10.8 लाख आ जाएगा।
आई होप आपको ये बात याद रहेगी। अब एडवांटेज क्या है प्रिजम्पटिव इनकम में जाने का कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑडिट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। कब तक आवश्यकता नहीं? जब तक आप ये नहीं कहते कि नहीं जी मेरी इनकम तो 8% से भी कम है, मेरी इनकम तो 6% से भी कम है, तो डिपार्टमेंट कहेगा अच्छा जी आप 100 रुपए का सामान बेच के 8 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, चलिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, ऑडिट करवाइए और हमें प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि कैसे आप 100 रुपए का सामान बेच के 8 रुपए भी कमाते नहीं है। एडवांस टैक्स पे करने की इनके ऊपर बर्डन होती है, लेकिन फिर भी देखिए नॉर्मल एडवांस टैक्स आपने पढ़ा था कि 15, 45, 75, 100 अलग अलग क्वार्टर में आपको 15%, 45%, 75%, 100% तक पे करना होता है। हाउएवर प्रिजम्पटिव इनकम वाले के लिए क्या लिमिट है? उसे सिर्फ 15 मार्च के पहले पहले अपना 100% टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पे करना है। शुरू के 3 क्वार्टर वाली लिमिटेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं 44 एडीए में। आपने इससे पहले 44 डबल ए के स्पेसिफाइड प्रोफेशंस वालों को एक्सक्लूड किया 44 एडी से, तो उनके लिए डबल ए वालों के लिए एक और बना दिया गया 44 एडीए। यहां पे आपका टर्नओवर यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका प्रिजम्पटिव इनकम कितना माना जाएगा? डायरेक्टली 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट्स माना जाएगा। तो 44 एडी के मुकाबले काफी महंगा सौदा है। वहां पे 8% में आप बच जाते थे, यहाँ पे आपको कम से कम 50% अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्रॉस रिसिप्ट का एज अ प्रिजम्पटिव इनकम। फायदा यहाँ पे भी वही है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, एडवांस टैक्स पहले 3 क्वार्टर में पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पे 44 डबल ए के जो स्पेसिफाइड लोग हैं उनका नाम बता दिया, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, मूवी एक्टर्स वगैरह सब यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं 44 एई। 44 एई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वो ट्रक अप्लाइंग का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है ये प्रोविजन। यहाँ पे कोई भी एसएससी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। एडी में ऐसा नहीं था, एई में कोई भी एसएससी एलिजिबल है। अब यहाँ पे नियम क्या होना चाहिए? जैसे वहां पे आप एडी में बोलते थे कि आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नियम ये है कि आपके पास में पूरे साल के दौरान कभी भी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 से ज्यादा गुड्स कैरियज आपके पास थे। प्रिजम्पटिव इनकम क्या ली जाती है? अगर छोटा व्हीकल है तो 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एक्चुअली इसे भी याद रखना कि अगर आपने किसी व्हीकल को 1 महीने 5 दिन यूज किया तो आप उसे 2 महीने काउंट करेंगे। ये एग्जाम के लिए बड़ा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आपको बोलेंगे कि आपके पास में 5 ट्रक थे और आपने उसमें से 2 ट्रक को जुलाई 3 तारीख को बेच दिया। तब आप सोचेंगे कि आपको कितने मंथ काउंट करने हैं, तो आपको अप्रैल पूरा लेना है, मई पूरा लेना है, जून पूरा लेना है। जुलाई में भले ही सिर्फ 3 दिन उन ट्रक को यूज किया गया, लेकिन आपको जुलाई का भी पूरा महीना काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो 7,500 पर मंथ लेना है आपको छोटे व्हीकल के लिए। अगर बड़ा व्हीकल है, बड़े व्हीकल की परिभाषा क्या है? 12 टन से ज्यादा का वेट अगर वो रखता है, 12 टन से ज्यादा का वेट अगर वो रखता है, तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ पर टन पर हैवी व्हीकल। यानी कि अगर 15 टन का व्हीकल था तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ लेना है, 17 टन का था तो 17,000 पर मंथ लेना है, 14 टन का था तो 14,000 रुपया पर मंथ कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए वही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, 3 दिन भी यूज किया तो पूरा महीना काउंट कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे भी फायदा आपको क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। अगर आप जो प्रिजम्पटिव इनकम की परिभाषा है उससे कम इनकम नहीं क्लेम करना चाहते, एज लॉन्ग एज आप उतनी इनकम दिखाने को तैयार हैं जितनी की प्रिजम्पटिव के थ्रू आती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे है तो क्या वो प्रिजम्पटिव इनकम से ज्यादा की इनकम दिखा सकता है? तो फिर डिपार्टमेंट उसका तहे दिल से इस्तकबाल करेगी, स्वागत करेगी और कहेगी आइए आइए जी, बधाई हो, आप अगर 8 की जगह 15% इनकम बताना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, तो आप बता सकते हैं। डिडक्शन फ्रॉम प्रिजम्पटिव इनकम में क्या याद रखना है कि क्योंकि आपका 100 में से 92% तो मैं ऐसे ही लेस कर दे रहा हूं, सिर्फ 8% को आपकी इनकम मान रहा हूं, कहीं पे सिर्फ 50% को इनकम मान रहा हूं, कहीं पे 7,500 रुपया पर मंथ या 1,000 रुपया पर टन पर व्हीकल मान रहा हूं,
तो क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम इनकम बताने के लिए कह रहा हूं, तो अब आप ये मत सोचिए कि आपको कोई इंटरेस्ट या रेंट या डेप्रिसिएशन जैसा खर्चा दिखाने की अनुमति मिलेगी। आप वो सब कुछ भी नहीं दिखा सकते। जो हम पीजीबीपी में सेक्शन 30 से लेके 36 तक बहुत सारे डिडक्शन पढ़ते थे, वो सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं होगा। सिर्फ याद रखने वाली चीज है कि 44 AE में ट्रक वाले केस में अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि अगर उन्होंने पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के तौर पे कुछ दिखाया है। ऑब्वियसली उसकी भी लिमिट होती है, जो आपको याद है कि फर्स्ट 3 लाख रुपीस तक आप दिखा सकते हैं 90% ऑफ प्रॉफिट एज रेम्यूनरेशन, रिमेनिंग पे आप दिखा सकते हैं 60%। आई होप आपको ये याद है। फर्स्ट 3 lakhs तक अप टू 90% ऑफ प्रॉफिट, और रिमेनिंग पे आप दिखा सकते हैं बच्चों 60% ऑफ प्रॉफिट। तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को एज अ खर्चा दिखाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 44 AE में, ना तो AD में मिलता है ये, ना ही ADA में मिलता है, ये दिखाने की आपको अनुमति मिल जाएगी। आई होप आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए, आपको ये वीडियो काम आए, इसी से कोई चीजें एग्जाम में आए और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह के और क्विक रिवीजन वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।